हाँ तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के। उसी को कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आगे, ठीक है। नोट करिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और इधर मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल in water is labeled as 10%. Wait. आगे कह रहा है what would be the molality and molarity of solution। क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। सो दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। वगैरह सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है हमारे पास, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, और ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसने बनाया? पानी में। ग्लूकोज को वाटर में मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मास के हिसाब से कितनी है? 10%। आगे वो कह रहा है आपको बताना एक तो उसका मोलैलिटी एंड सेकंड यू नीड टू फाइंड आउट द मोलैरिटी, ठीक है। तो चलिए लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले देखो वो कह रहा है कि हमारे पास 10% मास के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो हमें काम करेंगे, सबसे पहले लेट दी मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास हम 100 ग्राम मान लेते हैं। अब उसमें 10% ग्लूकोज है, खुद ही कह रहा है वो। तो अकॉर्डिंग टू दिस मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 10 ग्राम, और रिमेनिंग जो मास है वो किसका होगा? वाटर का, ठीक है भाई। तो वाटर कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। भाई 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम हो जाएगा वाटर। अब आप एक देखो कि हमें बताना है मोलैरिटी बताना है, मोलैलिटी भी बताना है। तो अगर मैं बात मोलैरिटी की करूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? सो द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज n solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो एक तो हमें n solute चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में, ठीक। तो कैसे करेंगे? n निकालते हैं पहले। तो n हमारा यहाँ पे क्या है? n solute। solute क्या है हमारा? ग्लूकोज इज आवर solute। तो इसके लिए हमें काम करते हैं, मोलर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n ग्लूकोज। फॉर्मूला वही रहेगा, मास अपॉन मोलर मास। अब मास कितना है ग्लूकोज का? 10, एंड मोलर मास इज गिवन देयर, इट इज 180। तो दिस इज 1/18। तो आपका मास कितना हो जाएगा ग्लूकोज का? एक सेकेंड, हाँ, ग्लूकोज का जो मोल्स हैं वो आपके कितने आ गए? 10/1/18। इसको आप आगे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.055, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है। तो ये आ गया 0.055। तो अगर हम मोलैरिटी अगर हमें बतानी है तो n सॉल्यूट हमारे पास आ गया है 0.055। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो आप ये देखो कि सॉल्यूशन का मास कितना है। अगर मैं यहाँ पे करूं मास ऑफ सॉल्यूशन, ये 100 ग्राम है, और डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का? 1.2 ग्राम पर ml। आपका फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू m/v और m इज इक्वल टू d इंटू v। अब डेंसिटी इज 1.2 और वॉल्यूम कितना है? एक सेकेंड, हमें वॉल्यूम बताना है ना। तो वॉल्यूम अगर हमें बताना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो डेंसिटी हमारा 1.2 ग्राम पर ml है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। फॉर्मूला होता है हमारा ये, हमें बताना है वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे m अपॉन डी। अब m कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.2। इसको आप सॉल्व कर लेना। 100 अपॉन 1.2 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 83.3 ml। अब क्योंकि वहां पे हमें लीटर में चाहिए तो इसको हम कर सकते हैं 83 अपॉन 3 अपॉन 1000 लीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं वहां पे लगा सकता हूं इसको 83.3 और डिवाइड बाई 1000, ये ऊपर चला जाएगा तो 0.055 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 83.3। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 0.67। तो ये दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.67। एक चीज और पूछ रहा है वो मोलैलिटी। तो अगर मोलैलिटी हम कैलकुलेट करें तो यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी एंड सॉल्यूट अपॉन मास सॉल्वेंट केजी में। अब एन सॉल्यूट कितना है वही है 0.055 और वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ये गया आपका 90 ग्राम। इसे वाटर में आप चेंज कर लेंगे तो 90 अपॉन 1000 हो जाएगा। ग्राम में चेंज करने और केजी में चेंज करने के लिए केजी में चेंज करोगे तो 90 अपॉन 1000, 1000 फिर से ऊपर चला जाएगा 0.055 90 और 1000 आ जाएगा ऊपर। इसको आप सॉल्व कर लेना 0.6 कुछ आ जाएगा 0.61। तो दिस इज दी मोलैलिटी, ठीक है। तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों, ठीक। चलिए इसे नोट करिए, आगे फिर आगे करते हैं। लिखो जरा, फाइंड दी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड वाटर। यानी कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 और वाटर का एक सॉल्यूशन है, उसकी हमें क्या बतानी है मोलैलिटी। तो फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। देखें जी, तो वो ये कह रहा है आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है और मोलैलिटी आपसे पूछ रहा है। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं जिन्हें हम लोग इंटर कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको मोलैलिटी बताना है और मोल फ्रैक्शन उसने दे रखा है। मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है वाटर का, सॉल्यूशन भी वाटर और H2SO4 से मिलकर बना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है 0.85। अब वी ऑलरेडी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 0.85, ये 0.85 है, तो ये कितना होगा x H2SO4। मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस 0.85, तो x H2SO4 कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। तो x H2SO4 कितना हो जाएगा 0.15, ठीक। अब एक बात बताओ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ आ गया H2SO4, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है मोल फ्रैक्शन का क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। तो मैं लिख सकता हूं NH2SO4 अपॉन NH2SO4 प्लस NH2O, ठीक है भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ H2SO4 तो आपको पता ही है, दिस इज 0.15। आपको NH2SO4 नहीं पता है और ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे NH2O मान लेता हूं 1 मोल। वाटर हमने कितना मान लिया इधर 1 मोल। NH2SO4 हमें पता लगाना है। देखो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, हमें बतानी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है आप ये देखिए,
मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा n सॉल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट kg में। अब सॉल्यूट हमारा क्या होगा, ये वाटर है, ये H2SO4 है, तो सॉल्यूट क्या होगा H2SO4। तो हमें H2SO4 के मोल पता लगाने पड़ेंगे ना पहले, तभी तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो H2SO4 के मोल पता हमें लगाने, तो H2O का मोल तो पता होना चाहिए, तो वो हमने वन मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x H2SO4 0.15 n H2SO4 पता करना है, क्योंकि यही H2SO4 हमारा सॉल्यूट है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है, और वो हमें वहां पे पुट करना है। ठीक, और यहाँ पे भी हो जाएगा NH2SO4 प्लस 1। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2SO4 और ये हो जाएगा 0.15 NH2SO4 प्लस ये हो जाएगा 0.15। अब एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा NH2SO4 माइनस 0.15 NH2SO4 इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा 0.15। अब 1 NH2SO4 में से 0.15 NH2SO4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.85 NH2SO4। ठीक, और इज इक्वल टू कितना रहेगा 0.15। हमें NH2SO4 बताना है, तो 0.85 नीचे आ जाएगा, तो 0.15 अपॉन 0.85। ठीक है, अब इसको आप कट करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 3 5 जा 15 और नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा आपका नीचे 17 5 से ये हो जाएगा 3 टाइम और ये हो जाएगा 17 टाइम, तो 5 3/17 हो जाएगा ये, दिस इज 3/17। तो NH2SO4 कितने आ गए आपके 3/17। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3/17 आ गए। ठीक, अब ये आ जाओ, n सॉल्यूट हमारे आ चुके हैं, सॉल्यूट क्या है हमारा H2SO4 और उसके n कितने आ गए 3/17। अब है वेट सॉल्वेंट kg। अब सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो वाटर का वेट तो कहीं नहीं दे रखा, हमने NH2O मान लिया है 1 मोल, तो 1 मोल का मास कितना होगा, क्यों भाई, तो मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n इज इक्वल टू W/m, W इज इक्वल टू n इंटू m। अब n कितना है 1 और m मीन्स मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास 18 यानी कि 18 ग्राम हो गया, मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे केजी में चाहिए, दिस इज 18/1000 kg। इसको उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 18/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1000 और 17 × 18। ठीक, तो ये आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा 9.8 मोल पर kg। सो दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास गिवन था, पहले हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकाला है 1 से माइनस करके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 का यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद NH2SO4 तो हमको बताना ही है क्योंकि वो हमें फॉर्मूले में चाहिए, सॉल्यूट है हमारा H2SO4, तो NH2 हमने 1 मान लिया है, और 1 मानने के बाद इसको सॉल्व करके NH2SO4 आ जाएगा, इसको हम यहाँ लगा देंगे 3/17, और वाटर हमने 1 मोल मान लिया था, और 1 मोल का मास होगा 18 ग्राम, उसको हमने केजी में चेंज करके आगे सॉल्व कर दिया। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, यानी कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, whose concentration is 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर। तो हमें ग्राम पर लीटर में गिवन है कॉन्सेंट्रेशन और बताना क्या है मोलैरिटी। ठीक है, ग्राम पर लीटर में हमें स्ट्रेंथ होती है, मैं आपको बता रखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेंथ,
दिस इज स्ट्रेंथ, ठीक है। और बताना क्या है, मोलैरिटी। कैसे पता करेंगे, देखो इसका सबसे सिंपल तरीका है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको। सबसे पहले आप ये लिखें कि गिवन कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन दिस इज 10 ग्राम पर लीटर, इट मींस 10 ग्राम NaOH is present in 1 liter solution. That's it. इसका मतलब यही तो हुआ कि 10 ग्राम NaOH पड़ा हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब इस 10 ग्राम NaOH को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, मोल्स में। इसे हम मोल्स में चेंज कर रहे हैं, करें इधर तो मास कितना हो गया 10 ग्राम, मोलर मास कितना होगा NaOH का, क्यों भाई, तो Na का 23, ऑक्सीजन 16 1, और इसको जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 40। मेरे को बताने n, तो n बताने हैं किसके, NaOH के, मोल्स ऑफ NaOH, तो मास अपॉन मोलर मास। अभी मास कितना है आपका 10 अपॉन 40, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.25, तो 0.25 मोल्स हमारे हो गए किसके, NaOH के, ठीक है। तो एक बात बताओ, 10 ग्राम NaOH की जगह पे मैं 0.25 मोल ऑफ NaOH भी तो लिख सकता हूं भाई। 10 ग्राम NaOH में मोल्स कितने हो रहे हैं 0.25, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इस पूरे को हटा के मैं लिख दे रहा हूं 0.25 मोल्स ऑफ NaOH आगे इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी का, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो कितने मोल्स हैं 0.25 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी क्या होगी 0.25। भाई 0.25 मोल पड़े हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो आपका मोलैरिटी सीधा सीधा निकल गया कितना 0.25 मोल्स पर लीटर, 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है। सो दिस इज योर मोलैरिटी। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी। देखो इसको ऐसे समझिए कि सपोज हमारे पास 1 लीटर वाटर है, वी हैव 1 लीटर वाटर, पानी इसमें भरा हुआ है 1 लीटर, और टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर वाटर है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मैं इसमें शुगर डिसॉल्व कराता हूं, शुगर। अब इसमें होगा क्या कि 1 लीटर वाटर में हम शुगर डिसॉल्व कराएंगे, तो शुगर हम जैसे हमने डाल दिया और फिर उसको घोल दिया, फिर और डाला, फिर और घोल दिया, फिर और डाला, फिर और घोल दिया, तो हम इसमें शुगर डिसॉल्व कराते जाएंगे। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, हो ना भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 लीटर वाटर में पूरा का पूरा 1 बोरी चीनी चली जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब 1 लीटर वाटर में जब आप शुगर डिसॉल्व कराएंगे तो कभी तो बंद हो जाएगा शुगर डिसॉल्व होना। तो सपोज कर लो कि 1 लीटर वाटर में 400 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो चुकी है। कितनी डिसॉल्व हो गई 400 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव डेटा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसी एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर में सपोज करो 400 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिसॉल्व होगी नहीं। अगर आप चीनी डाल भी दोगे तो वो घुलेगी नहीं उसमें, ठीक। तो 1 लीटर वाटर में 400 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस कितनी है 400 ग्राम पर लीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो 1 लीटर वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 400 ग्राम शुगर डिसॉल्व हुई है। अब अगर हमसे कोई पूछे भाई कितनी सॉल्युबिलिटी है, तो हम क्या कहेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितनी होगी 400 ग्राम पर लीटर। भाई 400 ग्राम ही तो घुल रही है 1 लीटर में, तो 400 ग्राम पर लीटर। अब देखो एक चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर,
क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ 30 से 40, 50, 80 कर दूं तो फिर और ज्यादा शुगर डिजोल्व हो जाएगी। आपको भी पता होगा कि अगर पानी ठंडा है उसमें आप चीनी डिजोल्व करोगे तो कम चीनी डिजोल्व होगी, उस पानी को आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वाटर का तो और ज्यादा शुगर डिजोल्व होती जाएगी। तो कितनी शुगर डिजोल्व होगी किसी भी टेम्परेचर पर, ये एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर हमें हर बार बताना पड़ेगा कि 400 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व हो रही है तो कितने टेम्परेचर पे हो रही है, 30 पे हो रही है, मान लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 लीटर वाटर में 400 ग्राम डिजोल्व हुई है। तो मैंने बोल दिया कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितनी है, 400 ग्राम पर लीटर। अब डेफिनेशन क्या है सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन बनेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in specific amount of solvent at specific temperature is called solubility of the solute in that solvent at that temperature, ठीक। यानी कि the maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent at specific temperature is called solubility, ठीक है। तो 400 ग्राम 1 लीटर वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व हुई तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 400 ग्राम पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, आप साथ ही साथ लिखते जाइए, that can be dissolved in specific amount of solvent at specific temperature is called solubility। तो दिस इज वन वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे घुल जाता है उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखें जरा, सॉल्युबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स। सॉल्युबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स। पहले दोनों का नाम लिख लें, हमारे सिलेबस में दो तरह की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है वो। तो पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी कि जब सॉलिड घुल रहा है लिक्विड के अंदर। और दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक। So we will study two kind of solubility here। पहला है solubility of solid in liquid, दूसरा है solubility of gas in liquid, ठीक है। अब देखो दोनों का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। कैसे डेफिनेशन देना है आपको, आप ऐसे बोलेंगे जब आप इसको डिफाइन करेंगे solubility of solid in liquid को, तो आप बोलेंगे the maximum amount of solid solute that can be dissolved in liquid solvent at specific temperature is called solubility of solid in liquid, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। आपको बताना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो उसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट, इस बार सॉल्यूट को कैसा मान लो, गैस, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि किसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जो लिक्विड सॉल्वेंट में घुल जाए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उससे कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे ही हो जाएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ते हैं, दोनों का डेफिनेशन हमें देखना है। पहला हेडिंग डाल दो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डालिए हेडिंग। चलिए, तो नंबर 1 है सॉल्युबिलिटी of solid in liquid। The solubility of solid in liquid।
क्या होगा इसमें? डेफिनेशन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid solute that can be dissolved in specific amount of liquid solvent at specific temperature. The maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specific amount of liquid solvent at a specific temperature is called, simple है definition, solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. ठीक है, so this is the definition. आगे एक पॉइंट ये याद रखना, क्या लगता है आपको, क्या हम हर एक सॉलिड सब्सटेंस को हर एक लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं? क्यों भाई? तो जवाब है नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है कि ईच सॉलिड सॉल्यूट कांट बी डिसॉल्व्ड इन एवरी सॉल्वेंट। हर एक सॉलिड चीज को, हर एक सॉलिड सॉल्यूट को हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। तो किसको किस में कर सकते हैं? तो मैं यहां लिख रहा हूं डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। अब ये डिसोल्यूशन क्या चीज आ गई? किसी भी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो डिसोल्यूशन कैसे होता है वो समझ लो आप। कौन सा सॉल्यूट कौन से लिक्विड सॉल्वेंट में घुल सकता है, ये जरा देखते हैं इधर। पहला पॉइंट तो देखो, आप ये समझ लो कि हमारा एक पोलर सॉल्यूट है और उसे हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा रहे हैं। पोलर सॉल्यूट जैसे एग्जांपल ले लिया हमने NaCl। पोलर क्यों है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो पोल बनना है, ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो दिस इज पोलर सॉल्यूट। और पोलर सॉल्वेंट में हमने ले लिया वाटर, है ना। वाटर इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्वेंट क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो पोलर सॉल्यूट है, पोलर ही सॉल्वेंट है, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, यहां डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है, सपोज वी हैव नॉन पोलर सॉल्यूट, जैसे कि मान लो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये नॉन पोलर है, इसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, और नॉन पोलर ही सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है लाइक C6H6 बेंजीन। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो एक बात ध्यान रखना कि दोनों ही सेम है। अगर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट तो घुल जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट तो भी डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ले लिया पोलर और एक ले लिया नॉन पोलर, तो फिर क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। ठीक है, वैसे भी आपने सुन रखा होगा सेम डिसॉल्व सेम, अपने जैसों में घुल जाते हैं। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक, तो अगर मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं कि जैसे मान लो मेरे पास है पोलर सॉल्यूट, सॉल्यूट मैंने कौन सा ले लिया? पोलर, जैसे कि NaCl, और सॉल्वेंट है हमारा नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमने ले लिया C6H6 बेंजीन, तो क्या डिसोल्यूशन होगा यहाँ पे? नो। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई नो डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर डिसोल्यूशन हो जाएगा। एक पोलर और एक नॉन पोलर ले लिया तो कोई डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो ये आप यहां तक नोट करिए।